इंडियन पार्लियामेंट में ये अखंड भारत का एक मैप लगा के, जो कि आप देखिएगा इसमें जैसे मैप है, उसमें एक्चुअल मतलब है, ये हकीकत में उसका मतलब जो दिया जा रहा है वो है हिंदू डोमिनेशन और हिंदू साम्राज्य। अब्दुल सलाम साहब, आप मुझे ये बताइए, जो इन्होंने अभी डिस्कशन किया है, आपको क्या लगता है कि मोदी का जो ये ख्वाब है अखंड भारत का, कितना खतरनाक है? इंडिया ने अभी सीज फायर के लिए एग्री किया है बिकॉज ऑफ इंटरवेंशन बाय वेस्टर्न पार्ट्स। मीडिया रिपोर्ट्स और जो सैटेलाइट इमेजेस शो कर रहे हैं वो ये है कि दे आर रीग्रुपिंग। कि सच ए मूव वुड पुट द entire region into fire. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द वेरी फर्स्ट एपिसोड ऑफ द लिबर्टी लाउंज। मैं हूं मरियम हिना और आज मुझे इस प्लेटफॉर्म का आगाज करते हुए बहुत खुशी महसूस हो रही है, जहां हम बात करेंगे सोच की, सच्चाई की और समझदारी की। द लिबर्टी लाउंज ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम बात करेंगे नेशनल इंटरेस्ट पे, सोशल इश्यूज पे और मिलकर उन मसाइल का हल तलाश करेंगे जिसकी वजह से हमारा माशरा और हमारी सोच दोनों इफेक्ट हो रहे हैं। आज के हमारे पहले प्रोग्राम का टॉपिक है अखंड भारत एंड द मोदीज डिजायर, और इस टॉपिक पे हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर नसीम गनी सहतो साहब। He has served in government sector for the past 32 to 33 years. Next है हमारे साथ डॉक्टर अब्दुल सलाम दादा भाई, a well known businessman। तो चलिए आज का प्रोग्राम का आगाज करते हैं। ओवर टू यू नसीम साहब। जी, जैसे आपने कहा कि अखंड भारत पे हम आज बात करेंगे, मोदी की डिज़ायर जो है, तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा बता दूं कि अखंड भारत से मुराद क्या है। अखंड भारत का मतलब है यूनिफाइड इंडिया या एक ही इंडिया, चूँकि अब उसी अखंड भारत से कई एक ममालिक बन चुके हैं, जैसे पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बर्मा, नेपाल, श्रीलंका। और ये ख्वाहिश जो है इन्होंने अभी जाहिर की है इंडियन पार्लियामेंट में, ये अखंड भारत का एक मैप लगा के, जो कि आप देखिएगा इसमें जैसे मैप है, उसमें उन्होंने सारे ममालिक को अखंड भारत के तौर पे पेश किया है। और ये जो ताज़ा है, ये 2023 में ये मैप लगाया गया है। तो इसका मतलब है कि ये नई ख्वाहिश है, एक इम्पीरियल डिज़ाइन है, और इस पर हम और मज़ीद बात करेंगे। अच्छा, मेरा आपसे एक सवाल ये है कि हिंदुत्व को थोड़ा सा डिफाइन करें कि हिंदुत्व क्या है? जी, हिंदुत्व का मतलब जो बताया जा रहा है उसके मुख्तलिफ डेफिनेशन बताई जा रही है। इसका सिंपल मतलब ये है कि हिंदू कल्चर, लेकिन ये एक ओवर्ट है, बज़ाहिर ही बताया जाता है कि हिंदू कल्चर और हिंदू शनाख्त। एक्चुअली इसका मतलब है हिंदू इम्पीरियलिज्म, हिंदू साम्राज्य, जिसकी बुनियाद पे ये चाहते हैं कि हम यूनाइट हो जाएं। आरएसएस एक पार्टी है जिसमें कई एक मिलिट्री पार्टी है, पैरामिलिट्री फोर्स है, और वो इसको डोमिनेट कर रही है। पीछे भारतीय जनता पार्टी को पुशिंग फोर्स कोई है, और वो चाहते हैं कि हम पहले यूनाइट हो जाएं, उसके बाद फिर हम बाकी जो ममालिक हैं जो कभी किसी वक्त हिस्सा रहे हैं इंडिया का, उसको हम दोबारा हासिल करके और ये एक अखंड भारत बना दे। हिंदुत्व का सिंपल मतलब है हिंदू आइडेंटिटी, हिंदू कल्चर, हिंदू शनाख्त। लेकिन इसका एक्चुअल मतलब है, ये हकीकत में उसका मतलब जो दिया जा रहा है वो है हिंदू डोमिनेशन और हिंदू साम्राज्य। दादा भाई, आपसे मेरा सवाल है कि करंट जो हमारी सिचुएशन चल रही है, मौजूदा पाक भारत कशीदगी में, आप मोदी के डिज़ायर्स को किस तरीके से देखते हैं, इंपीरियलिस्टिक डिज़ायर्स? देखिए, जैसे डॉक्टर नसीमुल गनी साहब ने अभी बताया कि ये अखंड भारत का मतलब क्या है, नरेंद्र मोदी साहब की डिज़ायर्स क्या हैं, फ्यूचरिस्टिक प्लान्स क्या हैं, उसी तनाजुर में ये जो एक्सट्रीमिस्ट हिंदूज़ हैं, आरएसएस हो गया, बीजेपी हो गई, मोदी साहब के जो फॉलोअर्स हैं, वो ये चाहते हैं कि ये जितना खित्ता है जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव शामिल है, ये एक ग्रेटर इंडिया का हिस्सा हो, जिसको ये अखंड भारत कहते हैं। मैं इसको कई फोरम्स में पहले भी कह चुका हूँ कि एक मफरूज़ा आपने पॉपुलरली सुना होगा, स्मॉल मैन इन बिग ऑफिसेस, ठीक है ना। अब वो जो हालिया कशीदगी हुई है उसके तनाजुर में मैं इसको कहता हूँ मंकीज एंड इडियट्स इन बिग ऑफिसेस। बात दरअसल ये है कि दो न्यूक्लियर आर्म्ड नेबर्स, ठीक है ना, India being 10 times bigger than Pakistan is likely to suffer 10 times more collateral damage than Pakistan। एक बात। दूसरी चीज़,
अब अगर इन्होंने सोच ही लिया है कि इस पूरे खित्ते को आग में धकेलना है, ठीक है ना, जैसे कि आपको अच्छी तरह से मालूम है 6 और 7 के दरमियान वाली रात में इन्होंने जो आपके सेमिनरीज पे, मदरसों पे जो मिसाइल दागे, और ये इतना भी नहीं सोचा कि आप एक ऐसे मुल्क पर मिसाइल मार रहे हैं, उसकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को वायलेट कर रहे हैं, जो मिसाइल और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में आपसे बहुत ज़्यादा सुपीरियर है, और जो कि हमने 10 मई को साबित भी कर दिया पूरी दुनिया को, उनके राफेल्स गिरा के, उनके मिराज 2000 को गिरा के, उनके ब्राह्मोस के डिपो को उड़ा के, कि हम उनसे बहुत ज़्यादा सुपीरियर हैं। उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स काम नहीं कर सके। अब मोदी साहब को ये समझना है कि अगर वो ये चाहते हैं कि ये उनकी 1.25 अरब आबादी और हमारी 25-27 करोड़ आबादी सारी इवेपरेट हो जाए, तो वो ज़रूर इस किस्म के इम्पीरियलिस्टिक डिज़ाइंस को फॉलो करें, लेकिन ये नामुमकिन था, नामुमकिन है और नामुमकिन हो। इससे पहले कि अब हम मज़ीद आगे बढ़ें, आप थोड़ा सा अखंड भारत का मुझे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी बताइए। अजीब, ये लोग क्लेम करते हैं अखंड भारत का कि जी किसी ज़माने में कोई 300 कबल मसीह से पहले 500 कबल मसीह तक कोई एक गुप्ता डायनेसिटी होती थी, जिसको ये कहते हैं ये गोल्डन पीरियड था इंडियन पीरियड का, और अखंड भारत उस वक्त थी, और ये जो मैप बना के बैठे हैं उस वक्त हिंदुस्तान इसी शक्ल में मौजूद था। तो सवाल ये पैदा होता है कि उसके बाद जब मौर्य डायनेसिटी आई तो भी कंटिन्यू किया, लेकिन जिसको ये हीरो मानते हैं वो कहते हैं अशोका हमारा बहुत बड़ा हीरो है, लेकिन उसी अशोका ने इसी जो है ना अखंड भारत या हिंदुत्व की पूरी फिलॉसफी को चेंज कर दिया, स्पेशली हिंदुत्व की, और उसने कन्वर्ट कर दिया हिंदुस्तान को बुद्ध मत की तरफ। तो पूरा का पूरा हिंदुस्तान काफ़ी सदियों तक बुद्ध मत का पैरोकार रहा। आखिरी जो रियासतें जो बुद्ध मत के इन्फ्लुएंस में रहीं, वो जब मोहम्मद कासिम ने सिंध पे हमला किया तो आधे से ज़्यादा सिंध जो था वो बुद्ध मत का पैरोकार था, और कुछ हुक्मरान जो थे वो ब्राह्मण थे। तो ये बुद्ध मत की वजह से बिल्कुल ही जो हिंदुस्तान है वो नॉन वायलेंट हो गया। तो पहले तो वो जो फिर जब हिंदुज़म रिवाइवल हुआ और वापस हिंदुज़म की तरफ आए काफ़ी रियासतें और बुद्ध मत ख़त्म हुआ, तो वो सारी बुद्ध मत की चीज़ें साथ लेके रिवाइव हुआ हिंदुज़म। और जब हिंदुज़म रिवाइव हुआ तो उसमें वैदिक हिंदुज़म नहीं था, बल्कि उसमें महाभारत और पुराणास और पता नहीं क्या क्या नई चीज़ें शामिल हो चुकी थी, जो कि एक्चुअल ओरिजिनल वैदिक हिंदुज़म से बिल्कुल ही मुख्तलिफ था। तो पहले इन्होंने मूवमेंट चलाई, हमने देखा था, हिस्ट्री में पढ़ा भी है, शुद्धि कि हम प्यूरिफाई करेंगे हिंदुओं को। जो उन्होंने नई नई इनोवेशन, जिसको हम अपने हिसाब से बिदतें कहते हैं, उन्होंने उनके मज़हब में जो बिदतें ले आए थे उसको करेंगे, वो कर नहीं पाए वो। तो पहले तो वो अपने उसको क्लियर करें, अपने आप को प्यूरिफाई करें, अपने लोगों को प्यूरिफाई करें। उसके बाद जो सो कॉल्ड कन्वर्ट हुए हैं मुसलमान की तरफ और बाकी मज़हबों की तरफ, क्रिश्चियन हुए हैं, उनको दोबारा ये जिस तरह हिंदू बनाना चाहते हैं, पहले अपने मज़हब को तो परफेक्ट करें। और मैं आपको एक बात बता दूं मरियम और सलाम भाई, कि कभी भी इन्फीरियर जो होती है फ़िलासफ़ी और सुपीरियर फ़िलासफ़ी को दबा नहीं सकती है। तो इनकी चूँकि उस पर बहुत सी खराबियाँ आ गई हैं ओरिजिनल उसमें, तो वो आप मुस्लिम्स को और क्रिश्चियंस को दोबारा रिकन्वर्ट करके हिंदू नहीं बना सकते, कितना भी जोर कर ले वो नहीं होंगे। तो ये एक उनका एक फैलेसी है, एक फैंटेसी है, उनका ख्वाब है जो कभी भी शर्मिंदा है, ताबीर नहीं होगा। अब्दुल सलाम साहब, आप मुझे ये बताइए, जो इन्होंने अभी डिस्कशन किया है, आपको क्या लगता है कि मोदी का जो ये ख्वाब है अखंड भारत का कितना ख़तरनाक है? देखिए जी, अहम कहना गुफ्तगू है। आप ये देखिए कि 1971 में बांग्लादेश हमसे आज़ाद, आज 50 साल के बाद दे आर अगेन शोइंग साइंस ऑफ अफिनिटी, ठीक है। और बांग्लादेश बिल्कुल एक इंडियन कॉलोनी की तरह रहा है 71 ऑनवर्ड्स। आज आपने हालिया वीडियोस में देखा होगा कि उनके फौजियों ने हिंदूज को, इंडियन आर्मी को कैसे धकेल के अपने बॉर्डर से दूर किया। बात दरअसल ये है कि दुनिया में किसी भी चीज़ में शिद्दत पसंदी या इंतहा पसंदी कभी भी ऑप्टिमिस्टिक रिजल्ट्स, पॉजिटिव रिजल्ट्स जनरेट नहीं करती।
अब आप ये कहें कि मैं ग्रेटर इंडिया में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका, भूटान सबको शामिल कर लूँ, ये न सिर्फ सोच अहमकाना है बट इट इज़ वर्चुअली इम्पॉसिबल। ठीक है ना जी। Things have evolved, centuries have passed and this is nothing but a stupid dream। एक बात तो ये हो गई। अब अगर आप इसको समझते हैं कि बाय फोर्स आप इन एरियाज पर मुसल्लत हो सकते हैं, तो ये मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा इडियोटिक गुफ्तगू हो नहीं सकती। पाकिस्तान की जो आइडेंटिटी है वो न सिर्फ रिलीजियसली डिफरेंट है हिंदू से, बल्कि आप अगर देखेंगे कल्चरली भी हम उनसे काफ़ी मुख्तलिफ हैं। और अगर आप ने हालिया देख ही दिया, अगर आप ये पर फोर्स करने की कोशिश भी करते हैं तो आप पूरे खित्ते को न सिर्फ डिस्टेबलाइज करेंगे बल्कि आप कंप्लीटली रुइन कर देंगे। इंडिया ने अभी सीज फायर के लिए एग्री किया है बिकॉज ऑफ इंटरवेंशन बाय वेस्टर्न पार्ट्स, लेकिन जो मीडिया रिपोर्ट्स और जो सैटेलाइट इमेजेस शो कर रहे हैं वो ये है कि दे आर रीग्रुपिंग। मिलिट्री प्लेन्स, कार्गो प्लेन्स उतर रहे हैं उनके मिलिट्री बेसिस पर एंड दे आर प्रिपेयरिंग, गेटिंग रेडी एंड रीग्रुपिंग फॉर ए बिगर ऑफेंसिव। मैं समझता हूँ और दिस इज माई कंसिडर्ड एन एनालिटिकल ओपिनियन कि सच ए मूव वुड पुट the entire region into fire। बात दरअसल ये है, इंडिया किसी मुखालते में अगर है कि वो इस पूरे रीजन पर काबिज होकर बाय फोर्स और अपनी हिंदू आइडियोलॉजी को मुसल्लत कर देगा, उन पर इम्प्लीमेंट कर सकेगा, ऐसा कभी नहीं हो सकेगा। हाँ, अगर आप इस पूरे खित्ते को इकोनॉमिकली, सोशली, फिजिकली, फाइनेंशियली अगर आप एक जहन्नम की आग में धकेलना चाहते हैं तो करके देख लीजिए। देखिए ना, मुझे बताइए कि नाजी जर्मनी, क्या पूरा यूरोप हिटलर की फिलॉसफी पर चल रहा? क्या मगरिब को हिटलर की फिलॉसफी रास आई या क्या वो उस पर मुसल्लत कर सकता? नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है ना जी। आप 2025 में जो है वो ग्रेटर इंडिया के ख्वाब देखें और चाहें कि मैं जोर ज़बरदस्ती, इंतहा पसंदी, शिद्दत पसंदी से ये इंपीरियलिस्टिक डिज़ाइन मुसल्लत कर दूंगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आपका इस पे क्या? जी, बहुत अब्दुल सलाम साहब ने बहुत अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन किया। लेकिन जो बेसिस ये ले रहे हैं वो हिस्टोरिकल है और वो बड़ा कमज़ोर सा एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है जो कि कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये अगर इंडिया कभी यूनाइटेड था तो वो गुलामी के दौर में था और वो अंग्रेज़ों ने यूनाइट किया था, ब्रिटिश राज के दौर में था और आज़ाद इंडिया नहीं था। आज़ाद इंडिया का सिर्फ इनके पास एक ही पीरियड है, वो है गुप्ता पीरियड, जिसको ये गोल्डन एज, और वो भी कोई 500 कबले मसीह, 300 से 500 कबले मसीह तक है। और मैंने जैसे पहले बताया आपको कि अशोका ने तो उसको चेंज ही कर दिया ना, वो हिंदुत्व से कन्वर्ट होकर बुद्धिस्ट इंडिया हो गई, तो वो तो इनका कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हिस्टोरिकल कोई भी क्लेम होता है तो आप अपनी पूरी फिलॉसफी बनाओ, ये पूरी की पूरी फिलॉसफी इनकी हवा में है। अब इनका जो एक मॉडरेट तबका है वो कहता है नहीं, ये तो हमारे इंपीरियलिस्टिक और साम्राज्य ख्यालात नहीं है, ये तो हमारे ताउन की तंजीम में जैसे यूरोपियन यूनियन है। तो इस तरह की तंजीम पहले से एक हमारे पास बनी हुई है, जैसे कि सार्क। तो सार्क के ऊपर आप काम करें ना, उसमें वेलफेयर करें, उसमें हिंदुत्व और अखंड भारत और इस टाइप के टर्म्स निकालने पड़ेंगे अगर आप चाहते हैं कि हम एक दूसरे के लिए काम करें। और बिल्कुल हमें करना चाहिए। रीजनल कोऑपरेशन में कोई हद नहीं है, एशियान बनी हुई है, साथ बनी हुई है, EU एक स्टेप आगे चली गई है, अफ्रीकन यूनियन बनी हुई है, हम कर सकते हैं, लेकिन वो बाहमी एतमाद के साथ और बाहमी रिस्पेक्ट के साथ और इज्जत के साथ और बराबरी की बुनियाद पर। कोई ऊपर नहीं होगा, कोई इस इलाके का पुलिसमैन नहीं होगा जिसके हम ताबे नहीं होंगे। सलाम साहब, आप मुझे ये बताइए कि जो ये बलूचिस्तान में हो रहा है, जो भी हम दहशतगर्दी देख रहे हैं और मुख्तलिफ
चीज़ों पे एग्रेशन देख रहे हैं, तो उसमें भी क्या भारत का हाथ है? मरियम, बात दरअसल ये है कि ये सुनी सुनाई बात नहीं है, लेकिन इसकी क्रेडिबल एविडेंस मौजूद है कि बलूचिस्तान में जो इंसर्जेंसी या शोरिश चल रही है, इसके पीछे भारत का यकीनन हाथ है। आप मुझे ये बताइए कि हमने कई भारतीय एजेंट्स, स्पाइज, इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स पकड़े हैं, मैं नाम कसदन नहीं लूँगा, जो कि हमारे हसास इदारों की तहवील और कस्टडी में हैं। इंडिया रेगुलरली स्पॉन्सर करता है और फाइनेंस करता है इंसर्जेंट्स को बलूचिस्तान में। इंडिया खौफज़दा है कि अगर ये सी पैक, जो कि इंशाल्लाह ज़रूर सक्सेसफुल होगा, और ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चाइना का, इंशाल्लाह ये भी ज़रूर सक्सेसफुल होगा, पाकिस्तान इकोनॉमिकली उनसे बहुत ज़्यादा आगे निकल जाएगा। आपको मालूम है कि ग्वादर से अगर चाइनीज़ लॉजिस्टिक्स हैंडल होती हैं तो उसमें चाइना को फ्रेट में बहुत ज़्यादा बचत है, और पाकिस्तान को सिर्फ ट्रांजिट टैक्स की मद में इतना पैसा मिलेगा कि पाकिस्तान का जो अंदरूनी और बैरूनी कर्जा है वो बहुत जल्दी इंशाल्लाह उतर जाएगा। इस चीज़ को सोचकर भी इंडिया और मोदी साहब और उनके लाइक माइंडेड जो लोग हैं, उनकी नींदें हराम हो जाती हैं कि पाकिस्तान इतनी तरक्की किस तरह करेगा। तो बस आप देख रही हैं पिछले 7-8-10 साल से बलूचिस्तान में मुख्तलिफ रेबल ग्रुप्स हैं जो इंसर्जेंसी क्रिएट कर रहे हैं, और उनके पीछे 120% प्राइमरीली भारत का हाथ है, इंडिया का हाथ है, हिंदुस्तान का। तो इन वे ये भी एक अखंड भारत की वजह से ही एक तरह से उनके ये एक साम्राज्य ख्यालात हैं कि हम फ्रॉम विद इन पाकिस्तान को तोड़ दें, और जैसे बलूचिस्तान उनको ऐसे लग रहा है कि हम तोड़ सकते हैं, जो कि उनका ख्वाब है, और वो ख्वाब कभी भी शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। और बलूचिस्तान की जैसे हिस्ट्री है वो तो बिल्कुल भी इंडिया के साथ अखंड भारत कभी हिस्सा नहीं रहा कभी। और इवन जब ब्रिटिश बलूचिस्तान था तो उस वक्त एक ब्रिटिश बलूचिस्तान अलग होता था और खाना अफगालात अलग होता था। वो कर ही नहीं सकते, ये बलोच जो हैं महज चंद लोग हैं जो ये कर रहे हैं। इंडिया की ये पूरी प्लानिंग जिस तरह हमने देखा 10 मई को 0 हो गई, तो ये सारी प्लानिंग भी इंशाल्लाह 0 हो जाएगी। सर थोड़ा सा इसके बारे में आप और मज़ीद बताइए। जी बिल्कुल, जैसे मैंने गुजारिश की, ये एक फाशिस्ट आइडिया है हिंदुत्व, जो तासुब की बुनियाद पे अपने नस्ल को ऊपर दिखाना और दूसरे लोगों को कमतर दिखाने की एक कोशिश है। ये हम देख चुके हैं जर्मनी में जब हिटलर उनका हुक्मरान था, और इटली में जब मुसोलिनी जब उनका हुक्मरान, तो ये फाशिज्म थी। उस वक्त जर्मनी ये कहता था कि जो आर्यी नस्ल है वो सुपीरियर है और उसको पूरी दुनिया पे हुकूमत करने का हक है। तो उसने उसी बुनियाद पे वहाँ के जो सिमेटिक्स थे, जो यहूदी थे, उन पे बड़े जालिम जो मजालिम ढाए। और जो हिंदुज़म है या हिंदुत्व है वो भी एग्जैक्टली वही फ़िलासफ़ी फॉलो कर रही, चूँकि हिंदू मज़हब में भी देखें बहुत सी सिमिलरिटीज़ हैं। वो भी एक आर्यी मज़हब शुरू में था। आप देखिएगा, अगर नाज़ी का जो था जर्मनी का जो फ्लैग था, उसमें जो निशान बना हुआ है वो इन्होंने इंडिया से दिया था, और वहाँ पे इंडियन ये आप देखिएगा आपके मंदिरों में, और इस पे ये पाया जाता है। तो ये आर्याओं का निशान है जो जर्मनी ने यहाँ से अडॉप्ट किया। और ये जो हिंदुत्व है ये भी इंडियन आर्यन अपराइजिंग है और इंडियन आर्यन सुपरमेसी की एक कड़ी है, और ये भी उसी फाशिज्म की तरफ जा रहे हैं हिंदुत्व के नाम पे। कितना भी इसको अच्छा बनाएं, कितना भी इसको सॉफ्ट बनाएं, कितना भी इसको पैलेटेबल बनाएं, लेकिन ये नस्ल परस्ती है और ये फाशिज्म है। जी अब्दुल सलाम साहब, आपका इसमें क्या ख्याल है? सर, बात दरअसल ये है कि भारत वाहिद मुल्क है दुनिया का जहाँ दूध बहाया जाता है, घी जलाया जाता है और पेशाब पिया जाता है। अब अगर इस आइडियोलॉजी को लेकर आप ये चाहें कि हम सारी दुनिया पर रूल करें एज ए सुपीरियर कम्युनिटी, एज ए सुपीरियर रेस, तो ये अहमकाना सोच के अलावा और इसको क्या नाम दें, मुझे ये समझ नहीं आता। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल अहमकाना सोच है। और जिस तरह से हिटलर की अहमकाना सोच उसको ले डूबी थी, उसकी वजह से जर्मनी के 2 टुकड़े हुए थे,
तो इनको भी ये अहमकाना सोच ले डुबरेगी, और अगर ये इसी पे परसिस्टेंट रहे तो उसके अंदर बहुत सी और डिवीजन है इंडिया के अंदर, और आप देखिएगा इंडिया के मज़ीद टुकड़े होंगे। इंशाअल्लाह ज़रूर होंगे, और इंडिया के टुकड़े ज़रूर हों, लेकिन बस ये अल्लाह ताला इस खित्ते पर रहम और करम फरमाए। आमीन। आज की गुफ्तगू से हमें इस बात का अंदाज़ा होता है कि नरेटिव चाहे अखंड भारत जैसे ख्वाब हो या कोई भी सियासी स्टेटमेंट्स हो, उसका असर खित्ते के अमन और मुस्तकबिल पे होगा। लेकिन द लिबर्टी लाउंज के थ्रू हम ऐसे टॉपिक्स को बार बार डिस्कस करेंगे जो हमारे लिए एक अवेयरनेस का काम करेंगे, और मिलकर इंशाल्लाह हम अपने आप को और अपनी कौम को पॉजिटिव रखेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग हमारे साथ रहे। डॉक्टर नसीम गनी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, और मिस्टर अब्दुल सलाम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इतनी इन्फॉर्मेटिव गुफ्तगू करने के लिए। इंशाल्लाह मज़ीद एपिसोड्स के साथ हम हाजिर होंगे। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।